2026 में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तरफ तो ब्रांड न्यू घर है जहां पर आपको मॉडर्न एमिनिटीज, क्लब हाउस और स्मार्ट फीचर मिलते हैं, और दूसरी तरफ आपको रीसेल फ्लैट हैं जो आप लगा लो कि कई बार लोअर प्राइस में भी मिल जाते हैं और पोजीशन भी इमीडिएट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपका पैसा 2026 में नए फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या रीसेल में, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रीसेल में फ्लैट लेना चाहिए या जो न्यू लॉन्च आ रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन वहां लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जो है एग्जाम्पल और रियल लाइफ सिनेरियो के साथ समझेंगे कि हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पहले तो जरूर देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर स्किप कर देते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि किस टॉपिक पर बात चल रही है। एनीवेज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, न्यू फ्लैट क्या होते हैं। देखो, नए फ्लैट का मतलब क्या होता है कि डेवलपर या बिल्डर से डायरेक्टली खरीदा गया अपार्टमेंट जो या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर नियर टू पोजीशन, वो होता है नया। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? लेटेस्ट डिजाइन मिल जाता है आपको, मॉडर्न आर्किटेक्चर मिल जाता है, लार्ज बालकनीज मिल जाते हैं, आजकल अलग अलग सेंट्रिक प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो मिल सकते हैं आपको, बेटर अमेनिटीज मिल जाते हैं जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, कोवर्किंग स्पेसेस, स्पोर्ट्स एरिया, और आजकल तो किड सेंट्रिक और जंगल थीम, कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ये चीजें आपको नए फ्लैट्स में मिलती है। लोअर मेंटेनेंस मिल जाती है स्टार्टिंग में, नई बिल्डिंग होने की वजह से रिपेयर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बच जाते हैं आपको, क्योंकि मेंटेनेंस का इतना खर्चा नहीं लगता है। फिर आती है बेटर एफिशिएंसी, मॉडर्न लिफ्ट हो जाती है भाई, पावर बैकअप बढ़िया मिलता है, सोलर सिस्टम हो गया है आपको बढ़िया मिल रहा है, और स्मार्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गुड़गांव में एक नया फ्लैट 3 BHK का लगभग आपको मिनिमम से मिनिमम 3 करोड़ में मिल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट में क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल और लैंडस्केप गार्डन है, बढ़िया ग्रीनरी करके बिल्डर ने दी हुई है। अब ये लाइफस्टाइल के हिसाब से अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब रीसेल फ्लैट क्या होते हैं? अब बात करते हैं रीसेल फ्लैट की। देखो, रीसेल फ्लैट वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो पहले किसी ऑनर के नाम पर होती है और किसी और के नाम पर रजिस्ट्री थी, अब दोबारा सेल की जा रही है। पहले उसमें कोई रहता था, उन्होंने किसी वजह से जो है उसको बेचना है, तो वो आपका रीसेल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, जिसमें कि आपको एक तो इमीडिएट पोजीशन मिल जाता है, आज डील हुई है और कुछ दिन के बाद आप अपनी पेमेंट और कुछ जो अपने रजिस्ट्री की फॉर्मेलिटीज करने के बाद आप अपना घर में शिफ्ट हो सकते हो, कुछ दिन का टाइम आपको मिलता है और आप शिफ्ट हो सकते हो। फिर होता है कि एक एस्टेब्लिश लोकेशन हो जाती है कि एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होती है वो कभी कभी भाई आप बताओ ना, उसका जो पोजीशन होता है वो 5 सालों में होता है। उस वक्त वहां पर स्कूल, हॉस्पिटल शायद इतने नहीं बने होंगे, लेकिन जब एक चीज बनकर रेडी हो गई है तो उसके आसपास का इंफ्रा भी रेडी हो जाता है, जिसमें आपको अगेन स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज पहले से अवेलेबल होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वही आपको मिलता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डायरेक्टली आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो जाकर ऐसे ठोक कर कि भाई कंस्ट्रक्शन कैसी कर रखी है। अब बेटर नेगोशिएशन आप कर सकते हो। ऑनर्स कई बार क्या होता है कि अर्जेंट सेल में डिस्काउंट ज्यादा दे देते हैं, कई बार डिस्ट्रेस सेल आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि किसी को फंड्स की जरूरत है तो वो कहते हैं कि भैया मेरे को इतना समय में दे दूंगा, मतलब कुछ ना कुछ करके वो एक तरीके से डिस्ट्रेस सेल भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक 5 साल पुराना घर है, ठीक है, और वही लोकेशन में 2.5 करोड़ रुपए में कोई चीज मिल रही है और नया फ्लैट मिल रहा है 3 करोड़ का। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या होता है, 70 लाख रुपए की सेविंग, 50 लाख की अप्रोक्स सेविंग हो जाती है कि भाई मान लो वहां पर एक नया फ्लैट मिल रहा है इतने का, और जो पुराना फ्लैट मिल रहा है, रेडी टू मूव चीजें होती है वो कहीं ना कहीं, और एक बात और, जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसका एक जो एप्रिसिएशन हो जाता है ना, वो स्टक हो जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में जो एप्रिसिएशन होते हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं। उसमें 3-4 स्टेजेस होती हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में। एक तो आपका होता है प्री लॉन्च पे, एक लॉन्च पे, एक पहली पेमेंट देने के बाद, एक मिड में, और एक आपका पोजीशन के पास में, और एक जो एप्रिसिएशन आता है वो पोजीशन के बाद में आता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से आप रीसेल प्रॉपर्टी में भी कोई अच्छी चीज अगर आपको मिलती है आप देख सकते हो। अगर हम प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है प्राइस का। नए फ्लैट में क्या होता है, परचेज प्राइस मान के चलो कि हमारा 3 करोड़ के आसपास का है, और जीएसटी और एडिशनल चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, वो तो भाई एक्स्ट्रा देने ही पड़ते हैं, वो तो सरकार का है। पोजीशन डिले का रिस्क भी हो सकता है। रीसेल फ्लैट में क्या होता है कि पोजीशन प्राइस जो है वो 2.5 करोड़, लेकिन स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर फीस ध्यान में रखकर जो है हमें करने होते हैं। ठीक है,
अब प्रैक्टिकल कंक्लूजन ये आता है कि नया फ्लैट अगर आपको 3 करोड़ रुपए का मिल रहा है और रीसेल आपको कहीं ना कहीं 2.25 करोड़ के बीच में अगर आपको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस होता है ना 50 से 70 लाख रुपए का होता है, ठीक है। और अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये जो 70 लाख रुपए हैं वो अगर हम इन्वेस्ट इनको कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें तो जो है इतने का तो हमने घर ले लिया, भाई 2.5 करोड़ का हमने घर ले लिया, 3 करोड़ का मेरा बजट था, 3 करोड़ में नया फ्लैट मिल रहा है, तो नए की बजाय हम रीसेल में चले जाएंगे, वहां पर वो ले लेंगे और वो जो बचा हुआ पैसा होता है ना वो अपना कहीं पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई लोग सिप कर लेते हैं, कोई स्टॉक मार्केट में लगा देता है, तो उससे भी रिटर्न आ जाते हैं। तो आप मान के चलो कि इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में आपका घर का घर बन जाता है और जो पैसा आपको बच रहा है ना उससे आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसे को ग्रो भी कर सकते हो। इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी प्राइस नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट भी इंपैक्ट करती है। समझ गए ना इस बात को। अब देखो रेंटल इनकम क्या होता है, रेंटल इनकम का कंपैरिजन कैसे करोगे। रेंटल इनकम के एंगल से अगर हम देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। रीसेल फ्लैट है, मान लो एस्टेब्लिश लोकेशन है, उसमें आपके जो टेनेंट होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट रेंटल स्टार्ट हो जाता है। आज आपने पेमेंट करी, आज फॉर एग्जाम्पल आपने कल पेमेंट कर दी और आज से आप अपना जो फ्लैट है जो भी आपने लिया उसकी चाबी आप किसी टेनेंट को चढ़ा सकते हो, तो इंस्टेंट आपका जो है आरओआई आना स्टार्ट हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट डेवलपिंग एरिया में है तो रेंटल डिमांड बिल्ड होने में टाइम भी लग सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रीसेल फ्लैट का रेंट है 40,000 रुपए का और नए फ्लैट का रेंट है कहीं ना कहीं 60,000 रुपए का, ठीक है, तो ये जो एनुअल डिफरेंस है ना वो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि 1.25 लाख रुपए तक का डिफरेंस बना देते हैं कहीं ना कहीं। और रेंटल इन्वेस्टर के लिए रीसेल फ्लैट कई बार बेटर ऑप्शन भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है आर्यो कॉरिडोर सेक्टर 67 में 2.5 करोड़ रुपए का वहां पर रेडी टू मूव का फ्लैट आता है और उसका जो रेंटल है वो 55 से 60,000 रुपए का। बताओ क्या बोल रहा है। इंस्टेंट आपने पेमेंट करी और इंस्टेंट आपको रेंटल स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीजें भी हैं। अब एप्रिसिएशन का पोटेंशियल क्या रहेगा, देखो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन की, ये बड़ा खास और इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। अब देखो नए फ्लैट में क्या होता है कि अगर मान लो प्रोजेक्ट डेवलपिंग कॉरिडोर में है तो मेट्रो की कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल हब, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है फ्यूचर में सिग्निफिकेंटली एक तरीके से बढ़ जाते हैं कि भाई आगे आने वाली चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे वाला एरिया है, वहां पर नया एरिया है, नई डेवलपमेंट हो रही है और जो लोग वहां पर जो है अभी तो प्रॉपर्टी वहां पर रेंट पे नहीं चढ़ी है, लेकिन जिस दिन रेंट पर चढ़ जाएगी तो वहां का पोटेंशियल और भी ज्यादा जो है बढ़ जाता है और ग्रो करते हैं, प्रॉपर्टी भी ग्रो करेगी और रेंटल भी आपको आ रहा है। वहीं पर अगर हम रीसेल फ्लैट की बात करते हैं तो मान लो कि एक एरिया है जो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड एरिया है लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो कंपेरेटिवली स्लो है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मान लो द्वारका एक्सप्रेसवे की बात मैंने करी और यहाँ पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है। अगर मान लो आप एक पहले से ही एक ऐसी लोकेशन पर जो है घर लेते हो जहां पर ऑलरेडी सारे बिल्डर आ चुके, तो वहां का जो रेंटल है वो ऑलरेडी ज्यादा होता है ना, तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करते वक्त भाई साहब रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी है। नए फ्लैट में क्या रिस्क होता है, एक तो कंस्ट्रक्शन डिले हो सकती है, बिल्डर फाइनेंशियली इशू कई बार कर सकते हैं, डिले कर देते हैं प्रोजेक्ट को, प्रॉमिस जो अमेनिटीज वो प्रॉमिस करते हैं कई बार उतनी नहीं देते हैं, तो ये भी चीजें आ जाती है। जबकि रीसेल फ्लैट में क्या रिस्क होता है, एक तो मेंटेनेंस के चार्जेस कई बार हिडन निकल के आ जाते हैं, वाटर लीकेज की, कई बार ऐसा होता है कि भाई साहब ओल्ड प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, लीगल वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी जो पार्किंग होती है पार्किंग में बड़ी समस्या आ जाती है। तो रिस्क दोनों में होता है। द ओनली थिंग इज कि आपको अपनी ड्यू एंड डिलिजेंस खुद करनी होगी, आपको खुद से देखना होगा, आपको डिसाइड खुद करना होगा कि आप नए फ्लैट में जाना चाहते हैं या रीसेल लेना चाहते हैं। डिसीजन विल बी योर्स ओनली। नहीं समझ आएगा तो हमारे पास रीसेल के भी फ्लैट मिल जाते हैं कई बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल 67 सेक्टर में 2.5 करोड़ रुपए में 1593 1600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिल जाएगा आपको, एंड बहुत बढ़िया रेंटल पर्पज से ये चढ़ता है। यहाँ पर आप लगा लो कि मकान आने की देरी नहीं होती है, उससे पहले रेंटल चढ़ जाते हैं। इमार में चले जाओ आप, 55 से 60 हज़ार का रेंट वहां पर आ जाता है, राइट। अब बात करेंगे कि किसको नए फ्लैट खरीदने चाहिए। देखो नया जो फ्लैट होता है ना वो किसके लिए, क्यों लोग खरीदते हैं, तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए, जो नए यंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो जो है नए फ्लैट खरीद सकते हैं। फैमिली सीकिंग
मॉडर्न लाइफस्टाइल, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई उनको तो मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए, वो नए नए अपार्टमेंट में लेते हैं, उनको अम्यूनिटीज ज़्यादा करने का शौक होता है, वो लोग नए अपार्टमेंट लेते हैं। बायर्स जो होता है वो कहीं ना कहीं वेट करता है 2 से 5 साल तक, वो नए अपार्टमेंट ले लेते हैं। अगर आप फ्यूचर एप्रिसिएशन और मान लो कि कुछ अम्यूनिटीज चाहते हो तो नए फ्लैट जो है आपके लिए गुड ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। और रीसेल का फ्लैट किसके लिए सही रहता है? देखो भाई, रीसेल का जो फ्लैट है ना वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है एंड यूजर के लिए। एक तो आपको इमीडिएट पोजीशन मिल जाता है, रेंटल इनकम आपकी वैसे ही चढ़ जाती है। बजट कॉन्शियस फैमिलीज जो होती है ना वो रीसेल में जाती है ज्यादातर की, वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं प्रोमिस में यकीन है, हमें तो जो सामने दिखेगा हम तो वो लेंगे। तो अगर आपको घर चाहिए और लोकेशन आपको अच्छी चाहिए, रीसेल फ्लैट का जो ऑप्शन होता है वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि 2026 में आप कौन से ऑप्शन चूज करेंगे? देखो, अगर आपका गोल है इमीडिएट लिविंग का, रेंटल इनकम आपको चाहिए तो आप रीसेल फ्लैट में जा सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में जाना, आप चाहते हो कि भैया हम रेंटल आगे ले लेंगे लेकिन अभी हमने ये पैसा लगाया और हमारा पैसा ग्रोथ कर जाए, तो आप जो है नए फ्लैट्स में जा सकते हो। बजट सेविंग होती है, दोनों में ही होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट सेविंग आपको रीसेल में ज़्यादा हो जाती है, फ्यूचर एप्रिसिएशन न्यू फ्लैट्स में ज़्यादा रहता है। तो रियलिटी ये है कि परफेक्ट प्रॉपर्टी वो नहीं होती जो सबसे नहीं हो। परफेक्ट प्रॉपर्टी वो होती है भाई साहब जो आपके फाइनेंशियल गोल के साथ मैच करती हो। आपने अपनी पॉकेट देखनी है, अगर आप रेडी विद फंड्स हैं तो आप अपना रीसेल में भी जा सकते हैं। रीसेल में भी कोई बुराई थोड़ी ना होती है, जाने के लिए जा सकते हो अपना आराम से। इसलिए डिसीजन लेने से पहले लोकेशन, बिल्डर रेपुटेशन, लीगल स्टेटस, रेंटल डिमांड क्या है उस एरिया की, और फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर एनालाइज कर लीजिए। अब कॉल टू एक्शन क्या है? देखो, आपके हिसाब से 2026 में बेटर इन्वेस्टमेंट रीसेल है या न्यू फ्लैट्स हैं वो है? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप क्या प्रेफर करेंगे। अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे? क्या आप रीसेल में जाएंगे या आप जो है नई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना प्रेफर करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके कमेंट मुझे अच्छे लगे तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को मेंशन भी जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। आए हैं वीडियो पर तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।